बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट से है, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो इस पूरी चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, तो आपको पता ही होगा, हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, कि जब बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। एंड इस चैप्टर में हम अलग से 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, दैट इज़ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसमें एक मेन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, हम वो भी पढ़ेंगे। तो वही पढ़ेंगे, पहले मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के, फिर उसमें डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसमें से मैंने PYQs चेक करे थे, पर इसमें से ज़्यादा आते तो नहीं है, बल्कि हम देख लेंगे कि एक बार कैसे है कैसे नहीं है। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है। अगर बाय चांस आ भी गया तो मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट वाला टॉपिक आ सकता है और मीनिंग आ सकती है प्रोसेस कॉस्टिंग की, अदरवाइज इसमें कुछ इतना खास नहीं है। सो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, की बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज्ड टू ascertain the cost of product at each process or stage of manufacture where process are carried। कि देखो, जो प्रोडक्ट आपका प्रोसेस में बन के आ रहा है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या करता है, उसकी ईच स्टेज पे या स्टेप पे उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू ICMA, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ operation costing where standardized goods are produced to ascertain the cost of product at each stage of manufacture and where is material passed through various operations to obtain a final product। कि देखो, जो प्रोडक्ट होता है उसको बहुत सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है, तो ये एक उसी का एक ऑपरेशन कॉस्टिंग का पार्ट है, जो कि हमें दिखता है कि ईच स्टेज पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सो प्रोडक्शन इज डन हैविंग अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक्सेप्ट पेयर प्लांट मशीनरी शट डाउन फॉर रिपेयर्स। यहाँ पे आपका प्रॉपर कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, बल्कि जब आपकी मशीन रुक जाती है बस तभी नहीं होता। और यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं और उसमें सारी कॉस्ट आ जाती है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की, एंड जो कॉस्ट सेंटर है वो इसमें पॉसिबल है। उसके बाद देयर इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं यूनिट्स के एंड पार्ट यूनिट्स के, एंड उनको ईच प्रोसेस में हमें चेक भी करना पड़ता है। देन finished goods of one process become the raw material of another। देखो, अभी देखो, एक स्टेप है 1 2 3 4, हमारे पिछले वाले का फाइनल स्टेप हमारे अगले वाले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होगा, इन द सेंस कि पिछले वाले का एंड मटेरियल अगले वाले के लिए रॉ मटेरियल होगा। वही लिखा है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है एक प्रोसेस का, वो नेक्स्ट प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाता है। देन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल लॉसेस भी यहाँ पे अराइज होते हैं, कुछ को हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद समटाइम्स goods are transferred from one process to another process not at cost price but transfer price, just to compare this। कि कभी कभी हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे भेज देते हैं किसी गुड्स को, पर प्राइस कंपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि उसको मार्केट प्राइस चेक करने के लिए, इनएफिशिएंसी चेक करने के लिए। देन उसके यहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट निकलती है। देन at various stages manufacturers also inputs used may be not be converted into finished goods, some may be in progress। कुछ सारे तो ख़त्म नहीं होते हैं, सारे कुछ in progress में भी होते हैं। then आउटपुट इज़ यूनिफॉर्म एंड ऑल यूनिट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ड्यूरिंग वन प्रोसेस। अब देखो, प्रोसेस है, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्रोसेस में कैसे बन रहे, कुछ प्रोसेस में कैसे बन रहे, प्रोसेस है, सब सेम प्रोसेस से होके जा रहे, तो सब इक्वली ही बनकर आते हैं। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर अलॉट आउटपुट। कि देखो, हम ना किसी एक चीज़ को नहीं देख सकते, जैसे कि शुगर आप बनाते हो तो शुगर में से आप प्रॉपर गन्ना तो नहीं ढूंढ पाओगे ना कि कौन से गन्ने से ये चीज़ बनी है, नहीं। इसी तरह से प्रोडक्ट हमें रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक लमसम में बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं प्रोडक्ट के। आफ्टर दिस
एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग कि प्रोसेस कोस्टिंग होती क्या है। तो प्रोसेस कोस्टिंग हमारे केमिकल वर्कर्स में होती है, बिस्किट वर्कर्स में, कोक वर्क्स में, सोप मेकिंग में, ऑयल रिफाइनिंग में, पेंट एंड इंक में, देन बुक्स मेकिंग, टेक्सटाइल वेविंग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, फूड, कैनिंग, पेपर, डिस्टिलेशंस, इन सब चीज़ों में डिस्टिलेशंस और इन सब चीज़ों में हमारी जो प्रोसेस कोस्टिंग है अप्लाई होती है। उसके बाद एक डिफरेंस है, दैट इज़ जॉब कोस्टिंग एंड बिटवीन द प्रोसेस कोस्टिंग। कि देखो जॉब कोस्टिंग क्या था। जॉब कोस्टिंग तब समझते हो ना क्या होता था, जब हमें एक पर्टिकुलर डब्बा बनाना होता था। और प्रोसेस कोस्टिंग में क्या करें, हम बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सामान बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजर रहा है। सो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इज़ अगेन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किस लिए होता था, स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए होता था। एंड यहाँ पे जो होता है कॉन्टीन्यूस फ्लो में होता है, मतलब होमोजीनियस होता है। देन कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जो कॉस्ट होती थी यहाँ पे हर एक जॉब की निकल जाती थी, ईच जॉब की निकल जाती थी। यहाँ पे ईच प्रोसेस की कॉस्ट निकलती है, टाइम बेसिस पे कॉस्ट निकलती है। देन इंफिनिटी, ईच जॉब इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, कि जो सारी जॉब होती थी सेपरेट होती थी, इंडिपेंडेंट होती थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस होता है तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, वो इंडिविजुअली नहीं होते, वो एक होमोजीनस प्रोडक्ट बन जाता है। After this, unit cost, total cost of a job is divided by the number of unit। कि देखो टोटल कोस्ट का आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते थे तो आपका ऐसे निकालनी पड़ती थी। और जो हमारी जो प्रोसेस कोस्टिंग होती है, यहाँ पे जो टोटल कोस्ट होती है ईच प्रोसेस की, उसको डिवाइड करते हैं कि आपने पूरा टोटल प्रोडक्शन कितना करा है, तब उसका रिजल्ट आता है। देन कॉस्ट कैलकुलेशन, जो कॉस्ट होती थी हम उसको जॉब से कंप्लीटेड करते थे, और यहाँ पे जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो एंड ऑफ द पीरियड कंप्लीट होती है। देन ट्रांसफ़र, दे आर यूजुअली नो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होता था एक जॉब से अनदर, पर यहाँ पे तो एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, देयर मे और मे बी वर्क इन प्रोजेक्ट एंड द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द काउंटिंग पीरियड। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस बच भी जाता था, नहीं भी बच सकता था, और यहाँ पे हमेशा कोई प्रोसेस बच जाता है तो बिगनिंग में या एंडिंग में। उसके बाद कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर देते कंपेयर, क्योंकि ईच प्रोडक्ट को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, पर यहाँ पे थोड़ा ईजियर है क्योंकि हम पूरी प्रोसेस ही साथ में देख रहे हैं। उसके बाद फॉर्म एंड डिटेल्स, इट रिक्वायर मोर फॉर्म्स एंड डिटेल्स रिगार्डिंग मटीरियल। तो यहाँ पे हमारी ज़्यादा डिटेल्स लगती थी रिगार्डिंग द मटीरियल्स, फॉर्म्स एंड लेबर्स के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे हमारी थोड़ी कम फॉर्म लगती है और थोड़ी कम डिटेल लगती है। उसके बाद सूटेबिलिटी, ये सूटेबल होता था जहाँ पे कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर बनाने हों, उनके स्पेसिफिक ऑर्डर बना रहे हो, और यहाँ पे होता है जब आपको कोई स्टॉक बना के रखना पड़ता होता है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर एक जॉब है, यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर एक जॉब है। उसके बाद कलेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड सेटेन फॉर ईच जॉब सेपरेटली। हम यहाँ पे हर जॉब की कॉस्ट निकाल सकते थे, बल्कि यहाँ पे ऐसे हर नहीं निकलता, पर ईच प्रोसेस के निकालनी पड़ती है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, किसके क्या एडवांटेजेस है। तो कोई ये पॉसिबल होता है वहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल होता है, और यहाँ पे प्रॉपर वीकली डेली ओवरहेड्स में निकल सकते हैं, और ये थोड़ा सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू हैव मार्जिनल कंट्रोल, यहाँ पे मार्जिनल कंट्रोल कर सकते हैं, सबकी प्रोसेस चेक कर सकते हैं, और ये इजी टू एलोकेट होता है, इसमें एक्यूरेट कॉस्ट आती है। उसके बाद ये इजी टू कोट प्राइसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो कॉस्ट टू ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ओनली if historical value are not useful for effective control। जो कॉस्ट ऑब्टेन की जो वैल्यू आती है वो सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू पे आती है, अगर वो पहले वाली वैल्यू नहीं होती है तो। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस required to be ascertained at the end of an accounting period for calculation of cost। यहाँ पे हमें वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट चाहिए होती है एट द एंड ऑफ पीरियड, एंड यहाँ पे डिफरेंट सेम प्रोसेस होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी माल फंक्शनिंग हो जाती है। देयर इज़ अ वाइडर स्कोप ऑफ एरर्स, यहाँ पे एरर्स का थोड़ा वाइडर स्कोप है एवरेजेस कलेक्ट करने में। उसके बाद कंपटीशन ऑफ एवरेज कॉस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है वो
नेसेसरी होता है निकालना। वेल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके फंडामेंटल्स क्या है? सो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर फॉलोइंग आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग के? तो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेज, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कलेक्टेड फॉर ईच प्रोसेस और ऑपरेशन इन अ पीरियड। कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है, वेजेस की होती है, किसी भी की कॉस्ट होती है, वो हमें एंड ऑफ द पीरियड में निकालनी पड़ती है। देन एडवोकेट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट एंड स्क्रैप ऑफ ईच प्रोसेस कि हमें सबकी प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए एंड हमें स्क्रैप वैल्यू भी चाहिए होती है ईच प्रोसेस की। देन द कॉस्ट ऑफ पर फिनिश आउटपुट ईच प्रोसेस ऑपरेट बाय डिवाइडिंग, और फिर ये तो फॉर्मूला लिखा है कि कैसे डिवाइड करके कैसे निकलती है, एंड जो फिनिश्ड गुड होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। देन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो वही एलिमेंट्स होते हैं मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मटेरियल क्या होते थे? जितना भी आप कोई काम सामान यूज़ कर रहे हो, मटेरियल जो आपको प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था पहली प्रोसेस के लिए, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता था, फिर उसके बाद पहली प्रोसेस का एंड हमारी नेक्स्ट प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, यहाँ पे बल्क में चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, डिपार्टमेंट वाइज, क्वांटिटी वाइज, ऐसे सब कुछ चीज़ें आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसका वो जस्ट एज ओवरव्यू तरीके से पढ़ लेंगे। देन लेबर भी है, तो जितने भी आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इज़ वेरी स्मॉल, की जो कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर की बहुत ज़्यादा कम होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मशीन ज़्यादा होती हैं। स्मॉलर वाइल ओवरहेड एलिमेंट्स इंक्रीज, और ओवरहेड एलिमेंट्स की इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। बट इफ़ द एम्प्लॉय आर इंगेज मोर देन वन प्रोसेस इट विल बी नेसेसरी टू रिकॉर्ड टाइम स्पेंड। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं अपनी प्रोसेस में, तो ये ज़रूरी होता है कि आप उनके अच्छे से रिकॉर्ड बनाएं कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड करा है आपकी इंडस्ट्री में और कितना नहीं करा है। तो उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इज जनरली वेरी हाई इन प्रोसेस इंडस्ट्री। जो ओवरहेड एलिमेंट्स होते हैं हाई प्रोसेस इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा होते हैं, और उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी पर्पज़ के जो प्रोसेस को इंडस्ट्री है वो डिवाइडेड है कुछ डिपार्टमेंट्स में, और जो हर डिपार्टमेंट होता है वो अपनी पर्टिकुलर प्रोसेस को फुलफ़िल कर रहा होता है। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट्स क्या होता है? सो इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ सेपरेट अकाउंट इज केप्ट फॉर ईच प्रोसेस। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है हर प्रोसेस के लिए। जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी वैल्यू ऑफ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड से जो कि प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ स्क्रैप इफ एनी सर्टिफिकेट क्रेडिट टू द अकाउंट। सो ठीक है, जो हमारे क्रेडिट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? जो स्क्रैप्स होंगे, बल्कि जो हमारा डेबिट साइड होगा वो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड से फुलफिल हो जाएगी। इधर जो बैलेंस होता है इस अकाउंट का रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितना कॉस्ट आपने यूज़ करी है, कितनी आपकी आई है, एंड आफ्टर दिस दस द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस इज़ बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। फिर इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट एंगेजमेंट कितनी है कितनी नहीं है। देन बाय द नेक्स्ट टॉपिक, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या है? सो इन प्रोसेस कॉस्टिंग देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट्स। कि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं हमें 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ प्रोसेस लॉसेस, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इफेक्टिव, और इसे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा है एंड फोर्थ है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। देखो चैप्टर्स में तो ये लिखा है ना कि बहुत
वास्ट एकदम पर्टिकुलर टॉपिक होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट्स का पार्ट होते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो पहले पढ़ेंगे प्रोसेस लॉसेस क्या होता है। सो इनविटेबल लॉस कौन से होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी प्रोसेस में। सो जो कोस्ट डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर इन्फॉर्म करता है मीडियम ऑफ स्क्रैप, टिकट्स, मटेरियल, क्रेडिट नोट्स, लॉस ऑफ रिपोर्ट, मतलब सब कुछ अच्छे से देखता है और सब कुछ सुपरवाइजर्स को, फोरमैन्स को अच्छे से रिकॉर्ड्स चाहते हैं कि कैसे होना है, नहीं तो अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो मटेरियल विच हैज़ बीन प्रोसेस फॉर देयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव स्क्रैप्ड हैव इनकर्ड देयर शेयर लेबर variable overhead up to the point of rejection. So obviously the loss of firm can increase each stage of production. कि देखो हमारी हर प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगी है, तो अगर हमारे इनविटेबल लॉसेस ज़्यादा होते रहेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को हाई कर देंगे और वो वेस्ट भी हो जाएंगे अलग से। देन इट इज़ डिज़ायरेबल दैट स्क्रैप शुड बी डिस्पोज एंड इमीडिएटली इट इज़ यूजफुल वैल्यू हैड द लॉस ऑफ स्क्रैप। कि देखो अगर हमारा कोई स्क्रैप निकल जाता है तो उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो हमारी लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी और वह स्टोरेज स्पेस कम रह जाएगा। सो लॉस हमारे अकाउंट होता है इवेपोरेशन, रिड्यूस, ऐश, स्वैप्स में, एंड अनअवॉइडेबल हैंडलिंग, ब्रेकेज, स्पॉइलेज एक्सेट्रा। देन विड्रॉल ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, इट कैन बी नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। ये हमारे नॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं, हमारे अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस कौन से होता है? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट लॉस cost under normal circumstances। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं। इट इज़ एन इनविटेबल लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड डज अकर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कि देखो ये कुछ ऐसे लॉस होता है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते और इसमें नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आता है। इट इज़ नॉन कंट्रोलेबल, ये नॉन कंट्रोलेबल होते हैं एंड ये होते हैं इवेपोरेशन की वजह से या फिर पिलफरेजेस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी अनअवॉइड भी नहीं हो सकते। सच को उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं एडवांस में ही अपनी साइंटिफिक स्टडी के हमने प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होते हैं कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि हमारे इनपुट्स कितने हैं, और जो सच लॉस होता है कि हम इन्हें सिर्फ क्वांटिटी में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। आफ्टर दिस लॉस ऑफ स्क्रैप्स हम वैल्यू ऑफ द वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट सच एज रो मटेरियल अर्ली प्रोसेस में हम निकाल देते हैं, मतलब जितना भी हम प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो रहा है हम उसको निकाल देते हैं साइड में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब नॉर्मल प्रोसेस लॉस की। अब नॉर्मल प्रोसेस लॉस कौन से होते हैं? सो एनी लॉस कॉज बाय अनएक्सपेक्टेड और अननॉर्मल कंडीशन सच एज प्लांट ब्रेक, जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे लॉसेज हो सकते हैं, जो हमारे अब नॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड कॉजेस में आ जाते हैं, जैसे कि सबस्टैंडर्ड मटेरियल हो गया, केयरलेसनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी चीज़ से हमारे अब नॉर्मल लॉस हमारे क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे द यूनिट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। ये जो हमारे इतने भी लॉसेस होते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट पे जाते हैं, मतलब जितने हमने अच्छी गुड यूनिट बनाई है उनकी कॉस्ट पे हमें देने पड़ते हैं। सो अब नॉर्मल लॉस कैसे निकल सकता है? एक्चुअल लॉस में से नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस को माइनस कर दो, हमारी अब नॉर्मल लॉसेज आ जाते हैं। उसके बाद ऑल, यहाँ पे एक फार्मूला भी लिखा है, इसको देख लेना अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो। सो ऑल केस ऑफ अब नॉर्मल प्रोसेस शुड बी थ्रू द इन्वेस्टिगेटेड स्टेप टेकन। हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। जो अब नॉर्मल लॉस होते हैं हमारे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। देन अ सेपरेट नॉर्मल लॉस इज़ ओपन फॉर रिकॉर्ड्स। हमने कुछ एक सेपरेट एक नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाया है कि जो हमारा अब नॉर्मल लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। तो इसकी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड क्या क्या आता है? तो डेबिट साइड हमारे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट आता है, मतलब जो वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस आ जाती है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। देन जो स्क्रैप ऑफ वैल्यू रियलाइज आती है वो हमारी डेबिट होती है कैश अकाउंट में, क्रेडिट होती है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में। एंड फॉर जो ट्रांसफर हम जो बैलेंस कॉस्टिंग करते हैं ये डेबिट होता है हमारे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, एंड जो हमारे अब नॉर्मल लॉस में हमारी क्रेडिट साइड जाता है ये। तो अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये वो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, अदरवाइज वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है।
अब नॉर्मल गेन्स की, अब देखो अब नॉर्मल लॉस है तो अब नॉर्मल गेन्स भी होंगे। सो ऑल वी नो द मार्जिनल, और हमें नॉर्मल लॉस के लिए मार्जिन मिलता है कि एक एस्टिमेशन होता है कि हमारी एक्सेप्शंस क्या है, एंड जो डिफरेंस होता है वही हमारा एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोसेस दैट इज एंटिसिपेटेड बाय द नेक्स्ट पेज। So increase, there is not always be represent increase lost an occasion of actual loss, there will be less than expected। हमने कभी कभी ज़्यादा सोचा होता है बट हमें वैसा होता ही नहीं है, तो हमारा तो यहाँ पे थोड़ा अबनॉर्मल गेन हमें मिल जाता है, इसको हम अबनॉर्मल गेन बोलते हैं। और ये रिजल्ट होता है एक्चुअल लॉस जो कि हमारे लेस देन हो जाता है नॉर्मल से। तो जो स्क्रैप ऑफ रेजोल्यूशंस होते हैं नॉर्मल लॉस की, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती है, डेबिट साइड हमारा जो हमारी अब नॉर्मल गेन आता है इसकी डेबिट, ये डेबिट होता है प्रोसेस अकाउंट में, क्रेडिट होता है हमारे अब नॉर्मल गेन अकाउंट में। एंड जो हमारी एडजस्टमेंट आती है स्क्रैप ऑफ वैल्यू अब नॉर्मल गेन की, ये डेबिट होती है अब नॉर्मल गेन अकाउंट में एंड क्रेडिट होती है नॉर्मल लॉस अकाउंट में। एंड जो ट्रांसफ़र होता है बैलेंस कॉस्ट प्रॉफिट, इसको डेबिट करते हैं हम अब नॉर्मल गेन अकाउंट में एंड क्रेडिट करते हैं हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। आफ्टर दिस CO2 इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स की। हमारे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स क्या होता है। सो समटाइम्स द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस की। देखो हमारी एक प्रोसेस का आउटपुट हम अपने अगली प्रोसेस में भेज देते हैं, नॉट एट कॉस्ट बट अ प्राइस शोइंग द प्रॉफिट टू द ट्रांसफर प्रोसेस। हम अपने कॉस्ट पे नहीं भेजते हैं बल्कि जो हमने प्राइस शो करा हुआ होता है उस पर भेजते हैं, बट एट अ प्राइस शोइंग अ प्रॉफिट, उस प्राइस पे जो हमें प्रॉफिट शो कर रहा है टू द ट्रांसफ़र प्रोसेस। सो ट्रांसफ़र प्राइस में भी एट अ प्राइस कॉरस्पेंडिंग टू द करेंट होल सेल वैल्यू मार्केट एट अ कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस, यहाँ पे जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका प्राइस क्या होता है, जो भी हमें प्रॉफिट हमने एक्सपेक्टेड हो रहा होता है वो वाला प्रॉफिट। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ट्रांसफ़र प्राइस इज़ नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। और जो डिफरेंस होता है हमारा बिटवीन द कॉस्ट एंड द ट्रांसफ़र प्राइस इज़ नोन एज द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कौन सा है, जो अपनी कॉस्ट से हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्राइस पे, तो जो हमारा बीच का डिफरेंस होता है हम उसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। दिस इज़ डन इन ईच प्रोसेस, हम इसको हर प्रोसेस पे करते हैं एज अ ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। हम इसको क्या बोलते हैं, हम प्रॉफिट सेंटर पढ़ते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स आर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, टू शो वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्पीट्स विद मार्केट प्राइस की। हम इसको इससे शो करते हैं कि जो हमारी जो कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस को कम्पीट करेगी कि नहीं करेगी, एंड टू मेक ईच प्रोसेस स्टैंड ऑफ इट्स ओन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स, और हर प्रोसेस को अपनी एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए कि हाँ वो प्रोसेस भी कुछ वैल्यू में है। उसके बाद जो पूरा सिस्टम होता है इन्वॉल्व जो होता है, हमारे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आती है अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा। इन सच केसेस में जो डिफरेंस होता है बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड उस प्रोसेस अकाउंट का, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे है ये लाइन, यहाँ पर रिप्रेजेंट द प्रॉफिट और लॉस कि हमारा ट्रांसफ़र कितना है कितना नहीं है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है कि जो स्टॉक होता है बिगनिंग के वो हमारे लास्ट में हमारे एंड प्रॉफिट्स हो जाता है। एंड फॉर द बैलेंस शीट पर्पस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टॉक की। जो हमारा जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है हम उसको स्टॉक में नहीं लेते हैं। एज अ फर्म कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग इटसेल्फ, और हमारी फर्म होती है वो खुद से ही तो प्रॉफिट नहीं बनाएगी ना। मतलब मान लो उसे 0 स्टेज से उसे 2 स्टेज पे लेके जाना, तो उसमें 10% प्रॉफिट ऐड कर देगी, बाद में उसको प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर देगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो खुद से थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन लगा सकती है। वो तो जब वो मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, बिकेगा, तब
जाके वहाँ से आता है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इसके एडवांटेजेस है क्योंकि कंपैरिजन में हेल्प कर देता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, उसके मार्केट प्राइस क्या है इन ईच जो प्रोसेस होती है प्रॉपर अपने खुद में सेटिस्फाइबल होती है एंड थोड़ी प्रॉफिटेबल होती है। एंड जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि हमारे इंटर प्रोसेस कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एंड द सिस्टम शोज प्रॉफिट विच आर नॉट रियलाइज बिकॉज ऑफ स्टॉक नॉट सोल्ड आउट, और हमारी रियलाइज भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो अभी तक बिका ही नहीं, मतलब बिका ही नहीं। Then in order to compute the profit element in closing inventories to earn obtain net realized profit for period, 3 columns have been shown in each side। के देखो अगर हमें निकालना है प्रॉफिट कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में तो हमें नेट रियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। उसका फॉर्मूला है दैट इज़ ऊपर आती है कॉस्ट, नीचे आता है टोटल, देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रॉपर इसका फॉर्मूला है। देन आफ्टर दिस वर्क इन प्रोग्रेस। अब पढ़ते थर्ड वन दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। सो द प्रॉब्लम ऑफ वर्क in progress or unfinished units in process industry are very important problem and frequently difficult one। ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो आपका कुछ सामान जो बन रहा होता है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम भी होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होती है। मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो होती हैं वो प्रॉपर कंटिन्यूस बेसिस पे अपना काम करती रहती हैं एंड द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट वेजेस में, प्रोडक्शन एड्स में, इन सब की फॉर्म में होता है। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है प्रॉपर प्रोसेस में डाल देते हैं हम इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड एंड सम ऑफ द मटेरियल इज दस वर्कड ऑन, और कुछ पे काम हो रहा होता है और कुछ हमारा बैक टू ट्रांसफर हो स्टॉक में हो जाता है। एंड द एंड ऑफ द पीरियड, अगर हम एंड ऑफ द पीरियड देखें तो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो मटेरियल बन जाता है, जो पार्शियल हमारे पास रखा होता है उसकी प्रॉपर कॉस्ट बनी होती है। एंड जो डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये हमारे सेम वे में इनकर्ड नहीं होते हैं, इनके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट होता है। देन मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है। सो this represents the production of a process in terms of completed units. In other words, it means converting the uncompleted production into its equivalent completed units। कि देखो हमारा जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम हो रहा है हम उसको completed units में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो टर्म equivalent होती है इसका मतलब notional quantity of a completed unit substitute for an actual quantity of incomplete physical units in progress where the aggregate work content is incomplete units are deemed to be equivalent of that substitute quantity। कि देखो हमारी 100 यूनिट्स में जिसमें से 60 हमारी कंप्लीटेड हो गई है एंड 60% कंप्लीटेड हो गया तो हमारी जिसमें से 60 हमारी कंप्लीटेड यूनिट्स इन द सेंस कि हमारी जितनी भी अनकम्प्लीटेड में से कंप्लीटेड पार्ट है। सो द प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन ऑपरेशन कॉस्ट आर बीइंग अपॉर्चुनेट and between work in progress and completed output, जितने में हमारा डिफरेंस होता है कंप्लीटेड एंड अनकम्प्लीटेड में। सो हमारा मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट जितना कंप्लीटेड है वर्क वो वाले की बात हो रही होती है। एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट हमारी कितनी मैन्युफैक्चर में प्रोग्रेस में है एंड जो प्रोसेस एंड द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड की क्या है। फॉर एग्जांपल 70% जो वर्क है डन ऑन द एवरेज 20 यूनिट्स एंड स्टिल इन प्रोसेस एंड देन 200 सच यूनिट्स विल बी इक्वल टू 140 यूनिट्स। कि हमारी जो इतनी यूनिट्स है हमारी अनकम्प्लीटेड अगर इनको कंप्लीटेड में कन्वर्ट करें तो वो हमारी इतनी हो जाएंगी, तो हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। की कैसे निकालते हैं। सो द फॉलोइंग स्टेप आर वर्थ नथिंग इट्स कैलकुलेशन अंडर डिफरेंट मेथड। कि देखो इसको कुछ मेथड्स होते हैं कि कैसे निकालते हैं। सो मेथड 1 2 3, अब इनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं।
सो मेथड 1, अंडर दिस मेथड जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है हम उसको इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम इसको परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं। एंड जो हमारा अनफिनिश्ड वर्क होता है फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, फिर इसको स्टार्टेड करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमको इनको इक्विवेलेंट यूनिट्स में निकाल देते हैं। देन मेथड 2 होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि यूनिट्स कितनी कंप्लीटेड हो गई है ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें हम यूनिट स्टार्टेड ओपनिंग एंड प्लस स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक से, फिर इसमें एडिट करते हैं वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक्स कितनी है, फिर वहाँ से उसकी वैल्यू निकालते हैं हम अपनी इक्विवेलेंट की। सो जो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए तो इरेलेवेंट है, हमारे लिए भी रेलेवेंट नहीं है। देन हम पढ़ते हैं अब प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन की। प्रोसीजर क्या है हमारा इवैल्यूएशन का? Okay, the procedure to be adopted under such case is under find out the equivalent production। पहले हम अपना equivalent production देखेंगे कितना कंसिडरेशन में आ रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है, फिर प्रॉपर देखेंगे नेट प्रोसेस क्या है, कॉस्ट एलिमेंट्स की, मटेरियल लेवल ओवरहेड्स कितने हैं, फिर उसके बाद हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे इक्विवेलेंट की, फिर उसको सेपरेट करेंगे ईच एलिमेंट के वाइज से, फिर इवैल्यूएट करेंगे आउटपुट कितना निकल रहा है कितना नहीं कर रहा है। सो इन शॉर्ट द फॉलोइंग statements to be prepared। So statement for equivalent production, statement of cost, statement of equivalent। अब इन शॉर्ट हम देखेंगे जो फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट है ये बनाई जाती हैं, उसमें से पहले स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सेकेंड है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब इसकी कुछ 4 प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब 4 प्रॉब्लम्स कौन सी है? व्हेन देयर इज़ अ ओनली क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस बट विथ नो प्रोसेस लॉसेस, कि देखो भी यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही है प्रोग्रेस में पर उसका कोई प्रोसेस लॉस नहीं है। सो अंडर दिस केस एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसेस लॉसेस इग्नोर, कि हमारे जितना भी प्रोसेस लॉस आ रहा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट पे ऑन द बेसिस ऑफ हमने कितना एस्टिमेट करा है एंड जो हमारे लेबर्स ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन ओवरहेड से कितना काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम वही निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा सारा प्रैक्टिकल में जाएगा और अगर होप सो अगर आया तो यही आ सकता है, शायद इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है हमारे PYQs में। देन सेकेंड, व्हेन देयर इज़ ओनली क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस बट विद प्रोसेस लॉस, कि हमने पहले में तो प्रोसेस लॉस को इग्नोर कर दिया था बट हमने इसमें प्रोसेस लॉस को इग्नोर नहीं करा। सो जो लॉसेस होता है इनहेरिटेंट होता है प्रोसेस ऑप्शंस में। तो अगर कोई लॉसेस आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे एज हमने पहले डिस्कस करा है कि जो नॉर्मल लॉस होंगे नथिंग शुड बी एडेड, कोई हम एडिड नहीं करेंगे एज इक्वल प्रोडक्शन। सो जो अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो होने चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्शन गुड्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, फिर उसमें जो स्क्रैप नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं उनको रियलाइज करते हैं, फिर उनको बैलेंस करते हैं, फिर उसमें नॉशनल प्रॉफिट वगैरह इन सब के एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड वन, दैट इज व्हेन देयर इज अ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कि वहाँ पे ओपनिंग भी है एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है पर उसमें कोई प्रोसेस लॉस नहीं है। सो अगर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसमें ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग वर्क प्रोग्रेस भी होगा, जो कन्वर्टेड होगा पहले इक्विवेलेंट में होगा, फिर उसको अप्रोप्रिएट करेंगे, फिर जो प्रोसीजर होगा प्रॉपर कन्वर्जन होगा वर्किंग प्रोग्रेस का। डिपेंड करता है कि आप मेथड ऑफ वैल्यूएशन कौन सा कर रहे हैं। तो जो वैल्यूएशन होती है वर्क और वर्क इन प्रोग्रेस की उसके ऊपर 4 मेथड से होती है। एक होती है एवरेज कॉस्ट मेथड से, एक होते है फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड एंड जो हमने इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सो पहला आता है हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड। सो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट कॉस्ट मर्ज विद प्रोडक्शन, कि हमारा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ मर्ज कर देंगे ऑफ द करंट पीरियड रिस्पेक्टिवली। एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल, फिर इसके हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को बाय द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स के। उसके बाद जो दिस मेथड होता है ये तब यूजफुल होता है जब प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है बाय द पीरियड टू पीरियड। उसके बाद
इसकी कुछ सेपरेटली एंट्रीज दिखाई जाती हैं। पढ़ते फीफो मेथड की फीफो मेथड कौन सा होता है। सो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एंट्रीज होती है हमारी प्रोसेस कोस्टिंग में, हम उसको पहले से कंसिडरेशन में ले लेते हैं, ठीक है। जो मतलब जो हमारी पहली एंट्री मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला मेथड है। हमें पिछले सेमेस्टर में इतने अच्छे से करके आया, प्रैक्टिकल नहीं करे तो इट्स ओके, हमने थ्योरी तो करी है ना, उसमें तो था ही ये कि जो फीफो मेथड होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि जो यहाँ पे सेपरेटली बनाई जाती है उसकी इक्विवेलेंट कितनी है कितनी नहीं है, फिर उसको जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड होती है प्रॉपर अपनी ओपनिंग बैलेंस से इफेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रॉपर जो पहले आया था उसको पहले एंट्री कट में एडजस्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ से कॉस्ट निकाली जाती है। एंड C1 दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज LIFO मेथड। According to this method, units lastly entering in the process first to be completed, कि जो इसकी हमारी एंट्री लास्ट में होती है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। जो assumptions होंगे कि वहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है कॉस्ट में, जितना हमने कंप्लीट करा है कितना नहीं करा है। फिर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको प्रॉपरली हम अपनी कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री में दिखा देते हैं, फिर वहाँ से काम होता है। वैसे हमें थ्योरी वालों को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब प्रैक्टिकल में आएगा और इतना बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे हमें एग्जाम में। D1 दैट इज व्हेन टू और मोर डिसिमिलर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोसेस, की वहाँ पे जो पे प्रोडक्ट तो सेम प्रोसेस में बन रहा है बट वो बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं हो रहा है, वो दोनों अलग है। इस केसेस में क्या होता है, इनकी अलग से एंट्री करी जाती है, वेटेड एवरेज प्रोडक्ट, इन दोनों को अलग अलग से निकाला जाता है। अब फोर्थ वन दैट इज व्हेन देयर इज अ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बट विद लॉसेस, यहाँ पे ओपनिंग भी है एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है पर लॉसेस के साथ है। सो इस मेथड में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से निकाला जाता है, एडजस्टमेंट बनाई जाती है जो हम पहले से ही पढ़ कर आए हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मटीरियल 1 एंड मटीरियल 2 करके। अब पढ़ते हैं B1 दैट इज़ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो ये टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकता है और इस चैप्टर से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जो आएगा, और थोड़ी सी पहले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की मीनिंग आ सकती है। अगर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा इट्स टोटली फाइन, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और सो B1 दैट इज़ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, के जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं एंड बाय प्रोडक्ट होते क्या है। सो पहले बट देन देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोसेस, कि देखो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो एक और एक से 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट साथ में बना रहे होते हैं, सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। अब इनको हम बोलते हैं या तो जॉइंट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या बाय प्रोडक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होता है, कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती क्या है बेसिकली। सो मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री वे टू आर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो सेम प्रोसेसिंग से बनते हैं। यूजुअली जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड होती है, जो ईच प्रोडक्ट होता है सच प्रोपोर्शन में होता है। एंड दैट इज़ नो सिंगल प्रोडक्ट दैट कैन बी डेजिग्नेट एज अ मेजर प्रोडक्ट, और इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो इन द सेम बेसिक रॉ मटेरियल से बने होते हैं, जो कंपैरेटिवली इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं एक दूसरे को। उसके बाद जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री में, इन ऑयल इंडस्ट्री गैसलीन, फ्यूल ऑयल, पैराफिन एंड एस्फल्ट, लुब्रिकेंट्स, कॉल्टर, ये सब होते हैं, इन सबको हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड हमारे को प्रोडक्ट्स। सो जो को प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमेशा सेम ऑपरेशंस रॉ मटेरियल से काम नहीं करते हैं, विद इन द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो हमारे को प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं कभी कभी कंफ्यूज कर लिए जाते हैं। कॉमन एलोकेबल, ये तो इसमें कुछ नहीं था, मैंने पढ़ा था इसमें कुछ नहीं था, बट ये था कि जो को प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमेशा सेम नहीं होते हैं, कभी कभी डिफरेंस हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते ही हैं डिफरेंस। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एनालिसिस, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जॉइंट कॉस्ट एनालिसिस की। सो करेक्ट कोलोकेशंस आती हैं, कंपाइलेशन आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट निकल जाता है,
है और लॉस निकल जाता है हर सारे मैन्युफैक्चरर्स का। दैन डिटर्मिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जो स्टडी इफेक्ट भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट पता लग जाता है कि सेलिंग जॉइंट प्रोडक्ट से क्या आता है, बाय प्रोडक्ट से क्या आता है। सो अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, सो अकाउंटिंग क्या है हमारी जॉइंट प्रोडक्ट की। So, generally, the products are not identifiable as different individual product until a certain stage of production known as split off point। यहाँ पे कुछ एक ना split off point होता है। अब ये point कौन सा होता है? All cost incurred prior to the split off point are called joint product। जितनी हमारी split off point होता है इससे पहले जो हमारी cost आती है हम उसको बोलते हैं joint product cost। And accounting for joint product implies this assignment a portion joint cost to each product joint products unless the joint costs are properly reasonable apportionate to different joint products at the cost of joint product will considerably and this will affect valuation। कि जो cost आती है वो थोड़ी सी इफेक्ट कर देती है, जो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट होती है वो भी इफेक्ट करते हैं। सो द बेसिक प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज दैट अप्रोप्रिएशन ऑफ जॉइंट कोस्ट। अब हमें ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स में कि आपको कैसे निकालनी है अपनी जॉइंट कोस्ट। सो मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशमेंट ऑफ जॉइंट कोस्ट, कि हमारा जो अप्रोप्रिएटमेंट है जॉइंट कोस्ट की वो कैसे निकलते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं सेपरेशन के। तो फर्स्ट इज एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, सेकेंड इज फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड, थर्ड इज सर्वे मेथड, फोर्थ इज कंट्रीब्यूशन मेथड एंड फिफ्थ इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड सिक्स इज वैल्यू मार्केट वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट इज एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड। अब इस मेथड को पढ़ लेते हैं कि इस मेथड में क्या है। So, under this method, the total joint cost up to the point separation are assessed and divided by total units produced by all the product, yielding an average unit and net profit to be। कि देखो इस मेथड में क्या होता है, जो टोटल जॉइंट कॉस्ट होते हैं वो कैसे निकालते हैं कि अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन जितनी भी वैल्यू आ जाती है हमारी अप टू मतलब सेपरेशन से पहले हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉस्ट यूनिट से, कितनी निकाली है, कितना एवरेज प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया। ये मेथड एप्लीकेबल होता है जहाँ पे कॉमन एंड डिजिरेबल फॉर द जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है। जो इसका मतलब जो जर्नी में जॉइंट प्रोडक्ट है सेम कॉस्ट यूनिट के होता है, जो प्राइस फिक्सिंग होता है वो वही इसकी कॉस्ट ही डिफाइन करती है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। सो इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है, इजी है एंड उसके बाद थोड़ी यूनिफॉर्म कॉस्ट भी है, थोड़ा लॉजिकल भी है ये वाला मेथड। एंड इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्योंकि सेम यूनिट्स में है। एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर सेटिंग प्राइसेस, और हम इसको प्राइस सेटिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है एंड ये डिसीजन मेकिंग में भी यूज़फुल नहीं है एंड ये आइडेंटिकल भी नहीं है। देन सेकेंड मेथड इज दैट इज़ फिजिकल यूनिट मेथड। तो फिजिकल यूनिट मेथड कौन सा है, फिजिकल बेस एज अ रॉ मटेरियल। हम इसको फिजिकल बेस मान लेते हैं, किसी रॉ मटेरियल को, वेट को या लीनियर मेजर को मान लेते हैं, वॉल्यूम को मान लेते हैं एंड ये अप्लाइड करते हैं हम एप्रोप्रिएशन करने में प्री सेपरेशन से पहले, मतलब सेपरेशन से पहले। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज 40% बीफ इन प्रोडक्ट एंड 60% बीफ इन प्रोडक्ट वाई, कि हमारा 40% तो बीफ है हमारा प्रोडक्ट एक्स में एंड 60% प्रोडक्ट हमारा वाई में। एंड सो 410 ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू सेपरेशन, की हमारी पहली कॉस्ट ऑफ सेपरेशन से क्या आएगी 410 आई है जो कि हम चार्ज करेंगे एक्स से एंड हमारी 610 आएगी जो हम चार्ज करेंगे वाई से। सो तो मेथड है सूटेबल नहीं होता है ज़्यादा, जहाँ पे जो एक प्रोडक्ट होता है गैस में होता है और अनदर हमारा लिक्विड में होता है, तो हमारा सेम बेस मेथड से यूज़ होता है। सो दिस मेथड इज टेक्निकली साउंड करता है, थोड़ा सिंपल भी यूज़ भी है पर ये नॉट सूटेबल नहीं है जहाँ पे हम टर्म्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और थोड़ा इलॉजिकल भी हो सकता है। मतलब हम गैस से लिक्विड को मैच नहीं कर सकते ना, हम अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें दोनों सॉलिड लेने पड़े, मतलब सेम फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट्स में होना चाहिए। Then third one that is survey method.
सर्वे मेथड कौन सा होता है? अंडर दिस मेथड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम, सेलिंग प्राइस, टेक्निकल साइड, मार्केट प्रोसेस, हम सबको इफेक्टिव लेते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं वैल्यू के परसेंटेज निकालने में, हम उसको इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स को निकालते हैं जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके मेथड कौन से होते हैं? हम इसे एलोकेशन अच्छे से कर पाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इक्विटेबल होता है, वेटेड अच्छे से निकाल सकते हैं। डिमेरिट कौन से होते हैं? जो वेट्स होते हैं ये थोड़े इनअप्रोप्रिएट होते हैं फर्स्ट पेज में, एंड जो वेटेज भी थोड़े नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। देन फोर्थ मेथड दैट इज कंट्रीब्यूट और ग्रोस मार्जिन मेथड। हम इसको कंट्रीब्यूट और ग्रोस मार्जिन मेथड भी बोलते हैं। सो under this method the marginal cost of joint product cost is appropriate on the basis of weight और quantity of each product। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं वो हम एज पर वेट और क्वांटिटी निकालते हैं, उनके बेसिस पे निकालते हैं हर प्रोडक्ट की। सो इफ़ द प्रोडक्ट आर फर्दर प्रोसेस, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा फर्दर प्रोसेस में जा रहा होता है तो जितने भी सारे वेरिएबल कॉस्ट है हम उनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले निकाला था। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय, और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें डिडक्ट कर देते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट हमारी रिस्पेक्टिव सेल्स में कितनी आ रही है। सो इसके मेथड्स क्या बता दें, सिंपल है, इजी है। जो जॉइंट कॉस्ट होती है प्रॉपर अप्रोप्रिएट हो सकती है, जो अप्रोप्रिएट होती है प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। एंड इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशन होता है वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट का सारे प्रोडक्ट के लिए, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। एंड हमारा एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट अप्लाई होती है। नाउ फिफ्थ वन दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कौन सा होता है? अंडर दिस मेथड द जॉइंट कॉस्ट इज एप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट फॉर द रिस्पेक्टिव जॉइंट प्रोडक्ट्स। की जिसमें क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट होती है प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट हम पहले से मान के चल जाते हैं। थोड़ा ईजी होता है, सिंपल होता है, थोड़ा मेजरिंग एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है, और इसका हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें निकालनी नहीं आती है तो। एंड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट भी होता है क्योंकि वो कभी कभी करेक्ट नहीं निकलती है। देन सिक्स वन दैट इज मार्केट वैल्यू मेथड। की मार्केट वैल्यू मेथड क्या होता है? सो दिस मेथड इज appropriating joint cost to product on the basis of relative value। तो ये यहाँ पे किस तरह से अप्रोप्रिएट करता है, जहाँ पे उसके रिलेटिव वैल्यू सेम होते हैं। मोस्ट ऑफ जो पॉपुलर हो कन्वीनियंट मेथड होता है ये, तो जॉइंट कॉस्ट होते हैं इसको हम दो स्प्लिट कर देते हैं इन द रेशियोज में। सेलिंग प्राइस ऑफ इन इंडिविजुअल कितनी होती है। सो दिस मेथड हैज टू कॉम्पोनेंट कैरेक्टर्स। इसके दो कॉम्पोनेंट कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स लीड टू टेंड टू हैव यूनिफॉर्म प्रॉफिट मार्जिन। की जितने भी प्रोडक्ट है हमारे सारे यूनिफॉर्म प्रॉफिट मार्जिन में अटेम्प्ट करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी थोड़ी सेलिंग प्राइस से रिलेटेड होती है। सो पहला पढ़ते हैं द मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट्स। जो मार्केट वैल्यू हम सेपरेशन पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द पॉइंट आर सेपरेशन पॉइंट इज अ सर्टेन टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है हम उसको रेशो में निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट एक्स एंड वाई है, फिर उनको अलग अलग तरीके से निकालेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केट वैल्यू पे निकालना, क्योंकि बाद में ये जॉइंट अलग सेपरेट भी हो जाता है। एंड इसका सेकेंड पार्ट मार्केट वैल्यू after further processing. So this method is easy to operate because selling price of the various joint products will be readily available। so जो प्रोडक्ट ये जो होता है easy to operate होता है क्योंकि जो प्राइस होता है various joint products का ये रेडी अवेलेबल होता है ना, प्रॉपर अप टू सेल्स आ जाता है। ये जो मेथड्स होता है ये अनफेयर हो जाता है कभी कभी यूज़ भी करने में। उसके बाद हम सीधा पढ़ते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मार्केट वैल्यू मेथड। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, थोड़ा क्वाइट पॉपुलर होता है मैर्केट वैल्यू प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरेशन कॉस्ट अच्छे से कर सकते हैं। जितने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, एंड जो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होती है बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस होती है। उसके बाद ये थोड़ा लॉजिकल वे होता है। एंड डिमेरिट्स के आगे होता है कि थोड़ा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस में थोड़ा डिफ़िकल्ट दे देता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा फेयर मेथड नहीं होता है, एंड थोड़ा मार्केट वैल्यू को अच्छे से नहीं निकाल सकते। तो हमारा ये जॉइंट प्रोडक्ट था सारा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज़ बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। की जो बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है वो क्या होती है। सो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन
ऑफ वन और मोर बाय प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम एक की वजह से हम दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे जो डिपेंडेंट आ जाती है. सो फॉर एग्जांपल इन ऑयल रिफाइनरी क्रूड ऑयल इज़ प्रोसेस्ड बाय प्रोडक्ट्स. जो क्रूड ऑयल है वो कैसे बनता है, सल्फर, बिटुमेन, केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि हम मेन प्रोडक्ट से वो इन सबको मिला के मेन प्रोडक्ट में तब जाके वो बनता है, उससे तब जाके हमारा रिफाइंड ऑयल बनता है. सो इन कोक ओवंस, अगर कोक ओवंस की बात करें, गैस एंड टार आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट कोक. तो जो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं तब जाके हम इनको मिलाएंगे तो जाके हमारी कोक बनेगी. सो गैस एंड टार आर देयरफॉर ट्रीटेड एज बाय प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, गैस एंड टार को हम अपना मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम मिला के जो इनको बना के जो बनेगा वो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा. सो एज अनदर एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज मोलासेस इन द मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट शुगर. कि देखो शुगर को मोलासेस को बनाते हैं शुगर के से, तो जाके मेरी शुगर बनती है. सो दीज आर द मेजर सेकेंडरी प्रोडक्ट. थोड़े मेजरी एंड थोड़े माइनर और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लेस कमर्शियल्स होते हैं, नॉन एज बाय प्रोडक्ट्स, इनको बाय प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं. तो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनको डिफाइन करता है सेलेबल और अनयूजेबल सेल इज आइडेंटिकल प्रोडक्शन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट. जो हम एडिशन करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट में. सच जो टर्मिनोलॉजी होती है बाय प्रोडक्ट की, हम इसको कैसे बोलते हैं, अ प्रोडक्ट विच इज़ रिकवर्ड इंसिडेंटली फ्रॉम अ मटीरियल यूजिंग मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रिकग्नाइज मेन प्रोडक्ट. की जो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बाय प्रोडक्ट. Then byproduct are further भी processed into increase realizable value. कि बाद में ये भी थोड़े इंक्रीज करते जाते हैं रिलाइजेबल वैल्यूज़ के लिए. एंड जो टर्म बाय प्रोडक्ट होते हैं जनरली बिजनेसमैन एंड अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, और जो थोड़े रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू के होते हैं उन सबको रेफरेंस देने के लिए उन सब का. दैन जो प्रोडक्ट विद ग्रेटर वैल्यू कॉमनली यूज एज मेन प्रोडक्ट, और जिनकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है हम उनको मेन प्रोडक्ट बोल देते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. की जो बाय प्रोडक्ट्स है वो कैसे क्लासीफाई है. सो बाय प्रोडक्ट्स कैन क्लासीफाई टू 2 ग्रुप्स. इनको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्केटेबल कंडीशंस एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स. सो दिस सोल्व इन द सेम एज ओरिजिनल प्रोड्यूस. किया एज हमको सेम हम ओरिजिनली प्रोड्यूस करेंगे वैसे करेंगे, या फिर जो कि हमने फर्दर प्रोसेसिंग में जाने हैं हम उनको उस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे. सो पहला है डिफरेंस बिटवीन बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स. की जो वैल्यू की बात करें, अगर देखो लार्ज है तो मतलब मेन प्रोडक्ट है, ठीक है. और अगर हमारा थोड़ा लेस वैल्यू वाला है तो वो हमारा बाय प्रोडक्ट है. एंड जो बहुत ज़्यादा इक्वल एंड लेस वैल्यू है उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं. एंड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एंड अगर हम जॉइंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे ABC है और मतलब प्रॉपर हमने लाइन को लगाया है. अगर अब दोनों को सबको मिला के हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो मेन प्रोडक्ट बन रहा है. या फिर कभी हम उसमें 2 पेयर्स के पेयर्स में बना रहे हैं तो उनको बाय प्रोडक्ट बोल देंगे. एंड ऐसे ही प्रोडक्शन की बात करें, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम बाय प्रोडक्ट्स की तरह नहीं बना सकते, ये इंसिडेंटली प्रोड्यूस होते हैं. तो उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. की जो बाय प्रोडक्ट्स होता है उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे. तो फर्स्ट इज़ नॉन कॉस्ट और सेल्स मेथड. की नॉन कॉस्ट और सेल्स मेथड क्या है. तो जो मेथड्स है दिस मेथड डू नॉट अटैम्प्ट टू कॉस्ट बाय प्रोडक्ट और इट इज़ इन्वेंट्री. और हम जो कॉस्ट बाय प्रोडक्ट्स के निकालने के लिए नहीं कर सकते, इसकी इन्वेंट्रीज के निकलते हैं. फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप्स. तो ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, इसके कुछ फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड सब कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. सो वे मेथड्स हैं other income or miscellaneous income methods and byproduct sales added to the main product sales and byproduct value deducted from the total sales. हम ये 6 हैं पूरे, हम इनको 1 by 1 करके भी पढ़ने वाले हैं. सेकेंड वन है दैट इज़ हमारा कोस्ट मेथड है. सो दिस मेथड अटेम्प्ट टू अप्रोप्रिएट सम ऑफ द जॉइंट कोस्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट्स. के हम इसमें कुछ
ये ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करवाता है जो कि हम जॉइंट से हम बाय प्रोडक्ट्स से निकाल सकते हैं। फॉलोइंग मेथड्स की कैटेगरी है अपॉर्चुनिटी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, एंड सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, थर्ड है हमारा अप्रोप्रिएट ऑन सुटेबल बेसिस मेथड। ओके, तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ नॉन कॉस्ट और सेल्स वैल्यू मेथड कि ये क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, हम सेल्स वैल्यू निकालते हैं बाय प्रोडक्ट से जो कि नेगलिजिबल होती है, डिस्क्रेडिट होती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। फिर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिके नहीं होते हैं, फिर इनको स्टॉक में रखा जाता है, फिर बैलेंस शीट में नील आ जाता है, फिर इसी तरह से इनको सॉल्व करा जाता है। फिर सेकेंड वन, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट एडेड टू द मेन प्रोडक्ट सेल्स की जो बाय प्रोडक्ट सेल्स होते हैं उनको मेन प्रोडक्ट सेल्स में ऐड कर देते हैं। तो सिर्फ मेथड से क्या होती है, सारी जो कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है बाय प्रोडक्ट्स की जो डिडक्ट कर देते हैं हम कंबाइंड सेल्स मेथड से। फिर जो ये मेथड जो है जनरली हम इसको अडॉप्ट करते हैं और थोड़ा ज़्यादा स्मॉल होता है, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेच दिए जाते हैं मार्केट में और एनर्जी आ जाती है मेन प्रोडक्ट्स में, एंड जो अमर्ज हो जाते हैं मेन प्रोडक्ट्स में। सो जो बाय प्रोडक्ट्स इन स्टॉक आर वैल्यूड एट नील वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पस, और जो बाय स्टॉक प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो बाय प्रोडक्ट स्टॉक्स होते हैं हम उनको नील कर देते हैं एनुअली बैलेंस शीट में। सो थर्ड वन, दैट इज बाय प्रोडक्ट सेल्स डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। सो अंडर दिस method, the sales values of byproducts are deducted either from production cost or from the cost of sales। कि जो हमारी बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ होती है हम उसको डिडक्ट कर देते हैं या तो प्रोडक्शन कोस्ट से या फिर कॉस्ट ऑफ सेल से। देन फ्लक्चुएटिंग सेल्स वैल्यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इफेक्ट कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स की जो फ्लक्चुएशन सेल्स वैल्यू हो जाती है बाय प्रोडक्ट्स की वो इफेक्ट कर देती है हमारी मेन प्रोडक्ट की वैल्यू को, एंड में इंकरेज द कंसील द इनफिशियंसी जेरन, एंड इसी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो कंसील कर देती है इनफिशियंसीज को। उसके बाद द स्टॉक इज केस वैल्यू एट टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिस। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर जो वैल्यू आ जाती है वो टोटल कॉस्ट से आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल बेसिस से, इन सब से आ जाती है। आफ्टर दिस ये रहा फोर्थ वन, that is credit of byproduct value less selling and distribution cost. So under this method the selling and distribution cost incurred from selling of the byproducts। इस मेथड से क्या होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट आ जाती है हमारी सेलिंग एंड बाय प्रोडक्ट कोस्ट से माइनस करने से आ जाती है। एंड फिफ्थ वन, दैट इज क्रेडिट ऑफ बाय प्रोडक्ट वैल्यू लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट एंड कोस्ट incurred by product after split of points। So under this method selling and distribution cost and cost incurred on further processing by products are deducted from the sale value of by products। कि इसमें क्या अंडर मेथड में क्या होता है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट हमारी आती है फर्दर प्रोसेसिंग में बाय प्रोडक्ट्स पे, उसको डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट से। देन जो हमारी नेट अमाउंट आ जाती है वो प्रॉपर प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सो देन अब पढ़ते हैं सेकेंड वन, दैट इज कॉस्ट मेथड की कॉस्ट मेथड क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। ये जो मेथड होता है यूज़ होता है जहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं यूटिलाइज करे जाते हैं सेम अंडरटेकिंग में एज मटेरियल ऑफ अदर प्रोसेस में। सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाती है। सो द कॉस्ट विच could have been incurred at by the byproducts being used material could have been purchased from the market, जो मार्केट से परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, एंड द प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड, और जो प्रोसेस अकाउंट हो जाता है क्रेडिट हो जाता है बाय द वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड असर्टेनमेंट। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे हुए हैं। सेकेंड वन, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कौन सा होता है, इसको हम फिक्स मेथड, द कॉस्ट मे बी फिक्स्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, ये जो कॉस्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं बाय द ईच प्रोडक्ट बाय एवरेजिंग द कॉस्ट फिगर्स, और हमें एवरेज ले लेते हैं हम द बाय द कॉस्ट फिगर्स होती है बाय द प्रीवियस पीरियड्स, एंड द प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और जो प्रोसेस अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू। देन ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर रिकॉर्ड द बीन केप्ट इन प्रोड्यूसिंग द कॉस्ट यूनिट, और हमारे इसमें पहले 5 ईयर्स के रिकॉर्ड्स भी लगते हैं। देन थर्ड वन, दैट इज
apportionment on suitable basis. So in total value of byproduct is considerably, their actual loss should be ascertained by appropriating the joint cost up to the point of physical separation. कि देखो इसमें क्या होता है, जो टोटल वैल्यू होती है बाय प्रोडक्ट्स हम वो कंसीडर करते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो प्रॉपर जॉइंट कोस्ट के साथ मिला के बनते हैं, जो कि फिजिकल सेपरेशन से पहले बनाई जाती है। एंड इसके इधर कुछ मेथड्स हैं जहाँ पे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट बनाया जाता है या फिर टू यूटिलाइज आइडल टाइम के लिए। एंड फर्स्ट केस में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सेपरेशन के बाद चार्ज कर दिया जाता है, एंड सेकेंड केस में हम इनको वेरिएबली कॉस्ट यूज़ करते हैं। देन सेल आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द स्प्लिट ऑफ कॉइन, समटाइम्स ये डिसाइड करा जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसको स्प्लिट ऑफ कर देंगे एंड द फर्दर प्रोसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एंड जो हमारी आगे की जो प्रोसेस होगी वो प्रॉफिट के लिए करी जाएगी। एंड आई थिंक तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। यस, सो चैप्टर हैज़ एंडेड। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया दैट्स टोटली फाइन। हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।